रहे हैं जब महाराष्ट्र में मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की सब हदें पार कर दी। भाषा के नाम पर फिर मार पिटाई हुई है। अब की बार पालघर के विरार में हिंदी बोलने पर एक ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटा गया। मराठी में माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान ऑटो ड्राइवर को गाली भी देते रहे। इससे पहले ठाणे और मुंबई में भी राज ठाकरे के गुंडों ने मराठी की आड़ लेकर गुंडागर्दी की थी। एक कारोबारी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार को पीटा, एक हिंदी भाषी ड्राइवर को माफी मांगने के लिए मजबूर किया और अब पालघर में ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, जताने की कोशिश की कि यहां कानून नहीं बल्कि हमारा राज चलता है। ऐसे में सवाल है, क्या मराठी के नाम पर मनमानी होगी? क्या ठाकरे के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए हैं? पहले तस्वीरें देखिए। राजू पटवा बोल 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 क्या बोला उखाड़ा उखाड़ ले लेगा। गलती हो गई हमने तो भाई साहब आवाज आवाज मगर वीडियो बदलायचा आवाज वीडियो बदलायचा आवाज इथे बोल मराठी लोग मराठी के माध्यम मराठी माणसाची बाजू बघतो मराठी माणसाची माफी मागतो मराठी माणसाची माफी मागतो मराठी माणसाची माफी मागतो महाराष्ट्राची माफी मागतो मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो माफी मागतो बाळासाहेबांची माफी मागतो उद्धव साहेबांची माफी मागतो राजसाहेबांची माफी मागतो बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। का माफी माग काय बोलो भावेश अभी एक बात ध्यान में रखिएगा अभी एक मिनट और बोल दिया नाम जोरात बोल राजू पटवा बोल 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 क्या बोला उखाड़ा उखाड़ लेगा। गलती हो गई हमने तो भाई साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय तक तो ठीक था, लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने कहा उद्धव ठाकरे की जय, राज ठाकरे की जय, और इस तरीके के बीच में लगातार थप्पड़बाजी करते रहे। ये जो तमाशा महाराष्ट्र में इस वक्त हो रहा है, इसको हवा कौन दे रहा है? एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीर है। थप्पड़बाजी, मार पिटाई और भाषा के नाम पर माफी मंगवाने की ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि महाराष्ट्र में कानून का नहीं बल्कि ठाकरे का गुंडा राज है। गुंडा राज के आगे कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री
तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश के अन्य भाग से आने वाले हिंदी भाषियों पे ये हमला कर रहे हैं। तो मैं पूरे देश से ये कहता हूं कि इनका विरोध करो, क्योंकि ये गलत हो रहा है। अगर इसको यहीं नहीं रोका गया तो आगे चल के और खतरनाक अंजाम होगा, तो इसको यहीं रोकना पड़ेगा। और चूंकि इसके पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी जब इन लोगों ने मारा था बिहार के बच्चों को, पर आज मोदी जी की सरकार है। अगर आज इनको नहीं रोका गया तो फिर देश का भरोसा ही उठ जाएगा कि भाई आप ही पे तो भरोसा है मोदी जी कि इनकी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें एक साथ बढ़ती चली जा रही हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या मनपा का चुनाव इसके एजेंडे में है या फिर जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें हाशिए पर जाने से बचने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। तहसीन, आपका बहुत स्वागत है समय निकालने के लिए। और पद्मश्री आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, एक लंबा अनुभव उनका, जो इस दौरान उन्होंने एक सत्ताओं को हर राज्य में बदलते देखा, उस अनुभव को हमारे सामने रखेंगे हमारे सवालों के जवाब में। सबसे पहले मैं तहसीन आपका रुख करूंगा। तहसीन, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक सवाल रख रहा था, लेकिन आप उस पर भी जवाब अपना दे दें कि कांग्रेस अघाड़ी के साथ है वहां पर जिसमें उद्धव बने हुए हैं। उद्धव अब मनसे के साथ आ गए हैं, राज ठाकरे के साथ। मनसे की विचारधारा कान के नीचे बजाने की है, जो कांग्रेस की विचारधारा कम से कम नहीं रही है। मैंने कभी देखा नहीं इस चीज को। क्या इसका बुरा असर उन पार्टियों पर आप पड़ता देख रहे हैं जो पार्टियां कांग्रेस हुई या शिवसेना यूबीटी को ही मान ले, अभी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज ठाकरे का असर उन सब पे नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर? तहसीन। राजीव जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आलोक जी के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो आलोक जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। आपके करियर को तो मैंने बहुत फॉलो किया है सर, तो थैंक यू। राजीव जी, पहले जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब देते, फिर मैं कुछ थोड़ा महाराष्ट्र की राजनीति और इन दोनों बंधुओं पे, अगर आपकी इजाजत है, उस पर बोलना चाहूंगा। तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है साहब। आपने जितने भी मेरे पब्लिक पोस्ट है, इंटरव्यूज है, टीवी पर जो भी मैंने कहा या सोशल मीडिया पर, उस पर मैंने हमेशा से ये बात कही है सर कि ये उद्धव जी के साथ जाने में कांग्रेस का नुकसान है, यानी कि शिवसेना के साथ। और कांग्रेस का जन्म पूना, उस वक्त आज के पुणे पर उस वक्त का पूना, और बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। प्लेग के कारण उसका पहला सेशन मुंबई में फिर शिफ्ट हो गया था। तो कांग्रेस का जन्म ही पूना और बॉम्बे के अंदर हुआ है, पुणे और मुंबई वर्तमान में। और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ये शिवसेना से कहीं भी मेल नहीं खाती है, और इनके साथ गठबंधन करने में कांग्रेस का नुकसान होगा। ये मैं हमेशा कहा है। मैंने ये असेंबली चुनाव के पहले भी कहा, इसके बाद हमने देखा संजय राउत ने किस तरह से अपनी बात रखी और कितना नुकसान एमबीए को चुनाव में हुआ, खास करके कांग्रेस को। अब कांग्रेस को दो तरफा नुकसान हुआ है। एक, कांग्रेस ने अपना कोर वोटर जो है, यानी कि मुसलमान भाई बहन, दलित भाई बहन, वो शिवसेना के हाथ में दे दिया है। क्योंकि शिवसेना यूबीटी के दो कोर वोटर्स थे, एक थे हिंदुत्व वोटर और दूसरा था मराठी मानुस। मराठी मानुस गया एकनाथ शिंदे जी के साथ, और जो हिंदुत्व वोटर था वो गया फडणवीस जी और बीजेपी के साथ। तो शिवसेना के पास, यूबीटी का अपना कोई कोर वोटर नहीं था। तो कांग्रेस का जो मुसलमान और दलित वोटर था वो अब आ गया इनके पास। अब ये क्या कर रहे हैं, वापस से मराठी मानुस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी यहां तक राजनीति है। तो आपका जो पहला सवाल है राजीव जी, कैसे क्या कांग्रेस का नुकसान होगा, ये आज आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए। मेरे 2024 के जितने भी इंटरव्यूज है, 2023 अंत के, मैंने बार बार, और ट्विटर पे सब कुछ है, एक्स और ट्विटर से कुछ डिलीट नहीं होता, मैंने लिखा है इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, और मैंने हर बार कहा है। और ये इसलिए दुखद है कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, पूना और बॉम्बे में, और आज ये देखिए इस पार्टी ने इसका नुकसान, एक पार्टी इसका नुकसान कर रही है।
नहीं, आप बात सही कह रहे हैं तहसीन, आप मुद्दे पर आ रहे हैं, लेकिन मैं वही चीज नहीं समझ पा रहा हूं कि वो खामोशी जो कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ऐसे मामलों पर सबसे जल्दी टूटती थी, वो इतने थप्पड़ और इतनी मारपीट की तस्वीरों के बाद अब तक नहीं टूटी है। इसकी वजह आप कुछ एनालिसिस करके बताएंगे? जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन इसके पहले ये थप्पड़ क्यों हो रहे, ये मार क्यों रहे? ये दोनों बंधु यानी कि उद्धव जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी और माननीय राज ठाकरे, दोनों भाई माननीय उद्धव ठाकरे जी और माननीय राज ठाकरे जी, ये कोई गलतफहमी में मत रहिए आप कि ये एमएम यानी मराठी मानुस के लिए एक साथ हुए, ये पी के लिए एक साथ हुए, पहले परिवार प्रथम, ये इसके लिए एक साथ हुए। इनका जो रिश्ता ये टूटा इसलिए क्योंकि परिवार में इनको पावर चाहिए था। एग्जैक्टली। और आज एक हुए क्योंकि परिवार के पास पावर नहीं है तो एक हुए। मैं आपको बहुत क्लियर दे रहा हूं, इसमें कोई मराठी मानुस के लिए इनके लिए प्यार नहीं है। प्लीज आप इस चीज को नोट कीजिए। देखिए, अगर मराठी मानुस के लिए प्यार होता तो माननीय उद्धव जी और माननीय राज ठाकरे जी के बच्चे बीएमसी स्कूल में क्यों नहीं गए? राजीव जी आप बहुत वरिष्ठ है, आलोक जी बहुत ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ, हम सबसे वरिष्ठ है। आज बीएमसी के स्कूल आज 20 साल से लगभग उद्धव और ठाकरे परिवार बीएमसी चला रहा है, इनके बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं जाते? माननीय उद्धव जी या माननीय राज ठाकरे जी अगर बीमार होते तो ये बीएमसी वाले अस्पताल में क्यों नहीं जाते? ये क्यों जाते निजी अस्पताल में? एक अस्पताल जिसमें गए थे तो एक गुजराती दोस्त उनका चलाते हैं, मुझे उसमें कोई, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और हर उद्योगपति को मैं सपोर्ट करता हूं। तो उस हॉस्पिटल में गए थे, वहां डॉक्टर को मारा कि आप गुजराती में बात करो मेरे हार्ट का ऑपरेशन करने से पहले, नहीं मारा ना। आप मराठी में बात करो, गुजराती में बात मत करो, हिंदी में बात मत करो, इंग्लिश में। ये राज ठाकरे जी जितनी भी फिल्मी पार्टी में जाते हैं, बड़े बड़े सितारों से, बड़े बड़े एक्टर से मिलते, कौन सी भाषा में बात करते हैं? मैं यही बात कर रहा हूं, ये हिपोक्रेसी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं राजीव जी, अगर मान लो कल हाइपोथेटिकली इलॉन मस्क साहब बोलते कि मैं महाराष्ट्र में निवेश करना चाहता हूं एग्जैक्टली के माध्यम से, और मेरे इंजीनियर्स 10 साल तक महाराष्ट्र में रहेगी, तो स्पेस एक्स की जो एक टेक्नोलॉजी है वो मैं महाराष्ट्र में डेवलप करना चाहता हूं, तो उनके इंजीनियर्स जो पूरे दुनिया भर के विश्व के इंजीनियर्स है वो महाराष्ट्र शिफ्ट होते हैं, मुंबई में, पुणे में, कहीं पर भी। ये जाकर उनको मारेंगे? नहीं। ये किसको मार रहे? आपके विजुअल्स देखिए, गरीब को, कमजोर को, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसका वीडियो निकाल रहे। सोचिए वो जो गुजराती भाई जिसको उन्होंने मारा, उसको कितना ह्यूमिलिएशन हुआ होगा राजीव जी, उसके परिवार, उसके परिजनों ने वो वीडियो देखा होगा। वो फिर इनके उद्धव जी के गुंडे जाकर किसी के दरवाजे को उन्होंने, हमारे पुणे के अंदर उन्होंने ठोका, राज जी के थे मुझे नहीं पता, उसकी बेचारी बुजुर्ग माँ थी, मेरी माँ बुजुर्ग है, कितनी वो माँ डरी होगी, कितना ह्यूमिलिएशन होता है। कितना एक आप किसी को ऐसा जलील कर रहे हो, हाथ जोड़ा रहे हो, ये आप पैसे वाले लोगों को करोगे या आप उन एक्टर्स को करोगे? आप इनको कर रहे हो क्योंकि गरीब लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप ये कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट के मेरे केस में तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी के जो पद अधिकारी है, श्रेष्ठ नेतृत्व, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों आप राज्य का सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं कर रही है भाजपा की सरकार? कर देना उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ, फिर देखते हैं। ये गलत हो रहा है। देखिए, मैं खुद महाराष्ट्र से हूं, मी पण एक मराठी माणूस यानी मला मराठी येते आणि मराठी माझी मातृभाषा है। मैं भी महाराष्ट्र से हूं, मुझे भी मराठी आती है, मेरी मातृभाषा है। लेकिन क्या मेरी माँ को अच्छा लगेगा कि आप माँ हिंदी के बच्चों को मार रहे हो, आप माँ तमिल के बच्चों को मार रहे हो, आप माँ कन्नडा के बच्चों को मार रहे हो? वो भी तो माँ है ना, वो भी तो भाषित हमारे भाई बहन है, वो भी तो यहाँ अपने पेट भरने को आते। क्या मेरी माँ को ये अच्छा लगेगा आप ऐसे कर रहे हो? और आपने मराठी को प्रमोट करने के लिए क्या किया है? क्या आपने अच्छे मराठी टीचर्स लाए? क्या आपने मराठी को पूरी दुनिया में आप ले गए? क्या आपने इसको प्रमोट करने के लिए जर्मनी, अन्य देशों में, मुल्कों में आपने प्रमोट किया? इस कल्चर को जीवित रखने के लिए आपने क्या किया? मराठी सिनेमा के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपके बच्चे जाते बॉम्बे स्कॉटिश, दुनिया के सबसे अच्छे बेहतरीन स्कूल में, और जानी चाहिए, सबके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, पर गरीब के बच्चों को बीएमसी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती। तो आप माँ मराठी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और मेरी माँ के नाम पर आप लड़ाई कर रहे हो, ये गलत है सर। आप एकदम सही तहसीन, वाकई मैंने आपको जितना सुना है, जितना समझा है, आप अगर कांग्रेस की तरफ से बात रखते रहे हैं तो वहां भी आप एकदम फैक्ट पर बात रखते रहे हो, यहां पर आपने आज फैक्ट को किनारे रखते हुए दिल से बात रखी है। और ये वो आवाज है जो बताती है, क्योंकि ये अचानक कान के नीचे बजाने की जो पॉलिटिक्स आ गई है, जब पूरा भारत अनेकता में एकता के गुलदस्ते में जी रहा है, तब अपनी भाषा की ममता दूसरे को पीट कर कैसे जाहिर की जाती है, समझ में नहीं आता। आलोक सर
को मैं अब दावत दूंगा। आलोक सर, कोई भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था हम इस गुंडागर्दी को सहन नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठाकरे के थप्पड़बाज कानून को जेब में रख चुके हैं सर। राजीव जी, पहले तो तहसीन भाई का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने बहुत बेबाकी से कांग्रेस के साथ रहते हुए भी उन्होंने जो बातें कही है, और ये भी सही है कि वो पहले भी कई ऐसी बातें, और ये हर लोकतांत्रिक पार्टी में होना चाहिए कि आप यदि असहमत हैं तो उसको खुल करके बताएं, ताकि नेतृत्व तो सही दिशा में जाए। अब ये ठीक बात है कि पार्टी का इस समय वो स्टैंड नहीं, जितना आपने भी कहा कि भाई वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा, पृथ्वीराज चौहान कितने सीनियर है, उनका परिवार पूरा कांग्रेस का रहा, तहसीन भाई मतलब पूरा लोकमान्य तिलक, उन्होंने तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा उसकी बात की। मैं तो कह रहा हूँ लोकमान्य तिलक, वो तो गणेश उत्सव कहिए या कहिए तो हिंदी और मराठी का नहीं, वो तो पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली बातें थी। इसलिए ये जो राज ठाकरे कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल तहसीन भाई से सहमत हूँ कि पुलिस क्या कर रही है एक बड़े बाजार में, जहां खुलेआम जो मारपीट का दृश्य हम सुबह से देख रहे हैं, उसमें स्कूटर वाले को पीट रहा है। तो अब ये सही है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हर सड़क पर तो नहीं खड़े होते हैं, चाहे कोई सरकार हो। इसलिए आलोक सर, एक बड़ी अजीब बात है जो तस्वीरें, मैं चाहूंगा एक मिनट मेरा पीसीआर इन तस्वीरों की आवाज सुनाए, फिर मैं आलोक सर और तहसीन भाई को वो बातें बताऊंगा। जरा गौर से एक बार सुना दिया जाए, ये कह क्या रहे हैं लोग। राजू पटवा, हाँ ये बोल 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 क्या बोल, खाना उठा ले लेगा, गलती हो गया हमने तो भाई साहब आवाज आवाज मगर वीडियो बदल मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतो, महाराष्ट्राची माफी मागतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राजसाहेबांची माफी मागतो, बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, तू बोल छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, का माफी माग, माफी माग, काय बोला, भावेश अभी एक बात। आलोक सर, आपने सुना छत्रपति शिवाजी की बात महाराष्ट्र में होती है और हर जगह होती है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा, महाराष्ट्र से माफी मांगो, बाला साहब ठाकरे से माफी मांगो, उद्धव ठाकरे से माफी मांगो, राज ठाकरे से माफी मांगो, और कई गालियां ऐसी थी जिनको हमें मर्यादा को देखते हुए बीप करना पड़ा। ये तस्वीरें आलोक सर, इनके साथ अपना जवाब सामने रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है परप्रांतीय है, अब वहां जाने से पहले कई बार पूछेंगे जाना चाहिए या नहीं। राजीव जी, आप परप्रांतीय की बात नहीं है, मैंने आज अपने यहाँ संडे गार्जियन समाज में जो लिखे, मेरा ख्याल तहसीन भाई भी देखेंगे, लंदन से मेरे पास फोन आया, उसी से मैं हुआ, जिसमें कहा गया कि क्या फाइनेंस करने के लिए लोग आना जो चाहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति होगी फाइनेंस से जुड़ी हुई। एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी की बहुत प्रमुख अधिकारी, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए लोग इस पर शंका करने लगे भारत से इस तरह की जब रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब वो ये जमाना नहीं है ना कि आप एक बार में कहीं कोने में छप गया, कुछ हो गया, लेकिन इसका नुकसान पूरे भारत के लिए इन्वेस्टमेंट में आता है, वो चाहे बिहार हो। हमने तो इसलिए कहा, बल्कि मैं तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि राम का नाम लेते हैं तो गाना आपने भी सुना होगा ना कि राम का नाम बदनाम न करो, तुम ऐसा काम न करो। लेकिन शुरुआत इसी से की है, अंग्रेजी में होते हुए भी यही बात कि भाई देखिए आप भारत का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, केवल महाराष्ट्र का सवाल नहीं है। लेकिन ये तहसीन भाई की बात से मैं इस पर भी सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो बहुत गंभीर है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही उसको वो कर देना चाहिए, उस पर कोई मांग होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि इनकी मान्यता खत्म करिए। जब तक जो सर्वोच्च है, कल भी मैंने आपके साथ ही किसी चैनल में, आपके चैनल में कहा था किसी चर्चा में कि भाई यदि मैं कोई गलती करता हूं संपादक के नाते तो डिफेमेशन मुझ पर होता है। तहसीन भाई वकील है, आप पूछिए इतने सालों से मैंने कितने ही लोगों के खिलाफ कुछ भी लिखा होगा, यदि कुछ गड़बड़ है तो मुझे ही तो नोटिस आएगा, और आए हैं कहीं, लेकिन यदि मैंने सही छापा है तो कोई गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार हम हो सकते हैं
हमारे चैनल के प्रमुख हो सकते हैं, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भगवान नहीं है। और भगवान हो तो उनके सामने ही पुकार करने के लिए होता है। अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दीजिए, वहां भी आलोचना करने के लिए तैयार हो जाए, जिस फिल्मों में जैसा होता है। मेरा ये कहना है कि इसमें कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, और जब ये चेतावनी होगी कि पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी, और ये भी बात में सहमत हूं तहसीन भाई, ये तो जब इस पर जोर लगा सकते हैं कि ये गठबंधन की राजनीति का यहाँ केवल वहां नहीं, आपके अन्य राज्यों में भी नुकसान इसीलिए होने वाला है। अल्टीमेटली बिहार में चुनाव है, उसका सबसे बड़ा असर, यदि मान लो आपकी पार्टी के, कांग्रेस के कई लोग कहते हैं तो बीजेपी करा रही है, यदि करा रही है तो उसका क्या मतलब? यही कि कांग्रेस को ये थोड़ी वो 10-20-50 सीट जो मिलना है उनसे बंटवारे में वो भी छिन जाएगी। तेजस्वी यादव जो है वो वैसे ही वो ब्लैकमेल करेंगे, जिनके खिलाफ आपके पार्टी के लोग लड़ते रहे। कल तक बाल ठाकरे से जो लड़ रहे थे वो अब कांग्रेस में उनके नतमस्तक हो जाए, राज ठाकरे के नतमस्तक हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सवाल है। मैं इसको केवल महाराष्ट्र की भाषा का ही सवाल नहीं है, क्योंकि अस्तित्व वो केवल आपने जैसे उन्होंने कहा परिवार का नहीं, मैं तो कहता हूँ 75,000 की जो करोड़ की प्रॉपर्टी है शिवसेना वहां कब्जा करने के लिए फिर बीजेपी समझौता। ऐसे तो अब शिवसेना उनकी हो गई है एकनाथ शिंदे की। आज भी मुझे कोई किसी से मेरी चर्चा हुई तो एकनाथ शिंदे के कई कामों की तारीफ हुई कि उन्होंने निकल करके जो काम किया है, अब वो मुख्यमंत्री है। लेकिन और ये सही है कि पुलिस का होना चाहिए, लेकिन हर गली गली में किसी को पकड़ करके एक उद्धव। अच्छा, दूसरा एक है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स भी, इतनी बड़ी पार्टी है देश की, दोनों तीनों बड़ी बड़ी पार्टियां, उनके लोग, उनके जो छोटे छोटे दल है, वो समाज में जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो शांति स्थापना के लिए जाते हैं ना, वो या तो समझाने तो, लेकिन ये सही, उसके बाद तो फिर युद्ध शुरू हो सकता है, युद्ध शुरू बने वहां पर बंबई में उपद्रव शुरू हो सकते हैं। इसलिए उससे भी बचना है तो पुलिस को बहुत ही कड़ाई के साथ इस पर प्रतिबंध रोकना चाहिए। केवल केस कर दिया, अभी ले जाएंगे, 1-2 घंटे बाद जमानत हो जाएगी, उनके पास बड़े वकील है, बड़ा पैसा है, अभी भी एम्पायर है। ऐसी स्थिति में एक फोटोग्राफर और एक कार्टूनिस्ट, आप बताइए उनके पास अरबों रुपया है, उसका ऐसा क्या है उनके पास है कि जितने वर्कर उनके लिए पैसे पर देकर के, किराए के लोग होते हैं सब, जो कहते हैं उपद्रव करो, पैसा बांट दिया और पोस्टर लगा दिया, गालियां दे दी, कभी कांग्रेस को दे देंगे, कभी वहां दे देंगे। कांग्रेस महाधिवेशन में राजीव गांधी के समय में जितनी भीड़, कभी कोई मराठी की बात कही गई, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, क्या वो भाषा के आधार पर बन रही थी, मराठी के आधार पर बन रही थी जी। तो मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति में सब पार्टियों को, जो उनसे अलग है, जो उनसे वैचारिक रूप से नहीं, राष्ट्र के हित में जो सोचते हैं, इंडिया के हित में, आज तहसीन भाई बिजनेस में काम करते हैं, क्या नहीं चाहेंगे कि ब्रिटेन से लोग, लंदन से लोग आए, अमेरिका से आए? अभी उन्होंने चर्चा किया, एलन मस्क को छोड़ दीजिए, दूसरे एंटरप्रेन्योर जो 500 करोड़ लगाना चाहते हैं, आज हिंदुजा उत्तर प्रदेश में आए, वो कहे बंबई से हटा दीजिए उनका ऑफिस भी, भैया आप तो किस जाति की धर्म के हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है, इसको केवल टीवी बहस से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट चूंकि हर चीज में इंटरवीन करता है, मुझे तो लगता है कि मान्यता रद्द करने की अपील कहीं ना कहीं किसी वकील को लगाना चाहिए। हो सकता है तहसीन भाई खुद लगा सकते हो। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। और मेरी इससे पहले एक कार्यक्रम में बीजेपी के एक नेता मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस सक्रियता का इंतजार कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय होकर अपनी तरफ से चीजों को आगे बढ़ाए, लेकिन वहां पर वो भी चुप हो गए कि वो आगे खुद इस पर क्या करेंगे। खैर, मैं तहसीन आपको रुक कर लूंगा। जो कुछ हुआ उसके पीछे शिवसेना और मनसे इस बात को कह रहे हैं कि यह सब कुछ सरकार का पहली से 5वीं में तीसरी वैकल्पिक भाषा हिंदी को लाने के चलते हुआ। मेरा यह कहना है कि वो चीजें वापस जब ले ली गई तब सारा मुद्दा वहीं खत्म हो गया था। आयरॉनिकली यहां पर यह देखा जा सकता है कि ये जो सारा उपद्रव शुरू हो रहा है, ये मारपीट, ये उस जीआर को वापस लेने के बाद से हो रही है। यानी दिखाना क्या चाहते हैं? क्या बीएमसी का चुनाव इस वक्त सबके दिमाग में है कि वोटर तक पहुंचने के लिए किसी भी तरीके से किसी मुद्दे को हथियाना है? तहसीन भाई जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बीएमसी का बजट कुछ भारत के कुछ राज्यों से बड़ा बजट होता है, और बीएमसी और पीएमसी अगर आप पकड़ लो, जैसे मैं आता हूँ पुणे और मुंबई, और ये दोनों एक दूसरे के बाजू में ये दोनों शहर एक दूसरे के बाजू में है, तो इसका बजट अधिकतर भारत के राज्यों से ज्यादा इन दोनों शहरों का बजट, तो ऑब्वियसली ये इसलिए हो रहा है और किसी भी वजह से नहीं हो रहा है। और ये वो पार्टीज कर रही है, माननीय उद्धव जी और माननीय राज जी, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, वो तो ठीक है वहां गए, वहां तक तो ठीक है, उनकी स्कूल में तीसरी भाषा मराठी होती थी, और 8वीं के बाद आप मराठी छोड़कर कोई फॉरेन लैंग्वेज ले सकते थे। वो लोग इसकी बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि खुद मैं पढ़ा हूं पुणे के अंदर। अब आप सोचिए, मैं भी पुणे मुंबई से आया दिल्ली,
और कहीं मेरी भाषा के अंदर, क्योंकि मेरी हिंदी उस वक्त इतनी शुद्ध नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र से आता था, कहीं मेरी हिंदी के अंदर मराठी शब्दों का प्रयोग हो जाता था, मेरी हिंदी इतनी क्लियर नहीं होती थी। मुझे तो किसी ने दिल्ली में नहीं मारा, मुझे तो किसी ने अपमानित नहीं किया, मुझे लोगों ने बताया, सिखाया, तभी तो मुझे हिंदी भाषा बहुत अच्छी लगती है, तब मैंने मेहनत की। तो आपको लोगों को सिखाना चाहिए, इस तरह से आप ये नहीं कर सकते। बट आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीएमसी और पीएमसी, महाराष्ट्र में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शंस हो रहे। दूसरी चीज, मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कब इसमें इंटरफेयर करे। वो तो मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगा ही। लेकिन मुझे बताइए सर, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, सरकार कौन चला रहा है? Exactly. क्या कोर्ट देश चलाएगी? फिर हम क्यों, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, फिर हम क्यों माननीय प्रधानमंत्री, देवेंद्र फडणवीस पर बनता तो है। हाँ, हम मुख्यमंत्री को हम क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? फिर कोर्ट ही आ जाए हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में ऐसा हो गया है कि कोर्ट ही कहती है नदी कब तक साफ होनी चाहिए, ऑलरेडी कोर्ट कहता है किसका कहां ट्रांसफर होना चाहिए, कोर्ट ही कहता है क्या होना चाहिए। अब अगर देश कोर्ट को, ब्यूरोक्रेट्स को ही चलाना है, तो फिर वही चुनाव लड़े। फिर हम क्यों, दिल्ली के अंदर ब्यूरोक्रेट ने तय कर दिया और कोर्ट ने तय कर दिया 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। भाई जज साहब को तो अपनी गाड़ी मिलती है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, हाथ जोड़कर। फिर हमारा लोकतंत्र नहीं रहेगा। आप पाकिस्तान को देखिए, वहां पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को समन कर दिया वहां की सुप्रीम कोर्ट ने, नवाज शरीफ साहब को। मैं पाकिस्तान का कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन वो एक पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने समन कर दिया। क्या ये चाहिए हमारे मुल्क में? और ये, इसकी गलती कोर्ट की नहीं है, ये वैक्यूम हमारे नेता छोड़ते। मुख्यमंत्री साहब का कर्तव्य बनता है कि आप एक्शन ले। एक गरीब भारतीय, ये छोड़ दो ये हिंदू है या मुसलमान है, ये महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश से या तमिलनाडु से, ये एक भारतीय पीट रहा है, एक इंसान पीट रहा है। Exactly. आपका ये संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि आप डीजीपी को फोन लगाए, वहां के कमिश्नर को फोन लगाए, और जो लोकल एसएचओ है उसको आप पकड़िए, बोले क्या हो रहा है। ये आपका कर्तव्य बनता है। आप एकदम सही कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं धन्यवाद कहूं, समय की कमी मेरे पास, 1 मिनट सर, आलोक सर आपको भी दूंगा। अगर पंजाब में पंजाबी न बोलने को लेकर पिटाई शुरू हो जाए, कर्नाटक में कन्नड़ न बोलने को लेकर, तमिलनाडु में तमिल, असम में असमीज, उत्तराखंड में गढ़वाली या कुमाऊनी, तो फिर इस देश का क्या होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यही हमारी चिंता का विषय है। कर्नाटक में तो हो ही रहा है, जबकि वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी कन्नड़ को लेकर के कुछ बातें ऐसी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि पास में कर्नाटक है, कहीं राजस्थान है, जो राज्य पड़ोसी राज्य है, यदि वहां पर ऐसी बातें होने लगेगी। और मेरा तो दूसरा कहना है, मुंबई में भी उड़िया लोग भी रहते हैं, बंगाली भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, तेलुगु भी रहते हैं। ये हिंदी पर नहीं है, ये उन सब लोगों पर हमला है। इसीलिए भारत की अस्मिता पर, भारत की भाषाओं पर, सब पर हमला है भाई। वरना वो जो भी कोई समझता है तो वो ठीक है, वो जिस भाषा को बोलेगा समझ लेगा, लेकिन उसके बाद भी, और ये त्रिभाषा फार्मूला अंत में है एक पंक्ति में तहसीन भाई, कि ये तो त्रिभाषा फार्मूला तो केवल इस सरकार का नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार का लाया हुआ फार्मूला है। राष्ट्रभाषा का सवाल उस समय का लाया गया है। क्रेडिट ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे ढंग से किया जाए, और उसमें भी अनिवार्य की बात पहली क्लास में पढ़ेगा या 5वीं में पढ़ेगा, लेकिन सब भाषा पढ़ी जाए, यही तो अच्छी बात होगी। और मजेदार बात सर ये है कि उद्धव अपनी मुख्यमंत्री रहते हुए इसको मंजूर कर चुके थे। एक वो राजनीति थी और एक ये राजनीति जो आज उद्धव कर रहे हैं। तहसीन, आप मेरे प्रोग्राम में आए, बड़े दिनों बाद मैं आपको देखा और आपको सुना। मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों ने आपको सराहा होगा, और आपने आज कोई बात दिमाग से नहीं की, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सब आपके दिल से निकली हुई बातें हैं। एक मुंबई मराठी मानुष होने के नाते आपने जो कहा देश को लेकर कहा। और सर, आप जब भी कहते हैं अनुभव बोलता है, आपसे हम भी सीखते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मुंबई में भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर लोगों में आक्रोश है। इस पूरे विवाद को लेकर महाराष्ट्र की जनता क्या कह रही है, सुनिए। मराठी भाषा को लेकर गैर मराठियों पर जुल्म जबर करना, उन्हें मराठी ना आने पर मारना पीटना, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए ये जो हरकतें की जा रही हैं, इसको लेकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करना, लोगों से ये जानने की कोशिश करना कि मराठी जिन्हें नहीं आती उनको लेकर मराठी के तथाकथित ठेकेदार राज ठाकरे के जो गुंडे हैं वो किसी को भी
पीटते हैं, क्या ये जायज है या नहीं। इस वक्त हम मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट इलाके में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। किस नजरिए से आप देखते हैं कि जिस तरह से गैर मराठियों को या उत्तर भारतीयों को मराठी ना आने के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसे आप जायज मानते हैं? नहीं, किसी को जबरदस्ती और नाजायज तरीके से मारना तो किसी में हमारे संविधान में भी नहीं है। हमारे भारत मतलब ये इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती अपनी भाषा ठोकी जाए। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र का मसला जो ऐसा है कि राज ठाकरे और ये भी उद्धव ठाकरे जो मिले हैं तो इनको एक इशू मिला है, वो जो नितिन राणे बार बार उंगलीबाजी करता है। इशू के अलावा तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है ना जिन पे बात होनी चाहिए। सिर्फ मराठी को ही क्यों चूज किया जा रहा है, भाषा को ही क्यों? नहीं, मराठी को उनको एक वो मिल गया है केस करने के लिए। उन्होंने एक पॉइंट को केस कर लिया मराठी का। मराठी का इतना इशू नहीं है। यहाँ के जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो सब मराठी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी। हम उर्दू दाएं और हम हिंदी दाएं भी है, लेकिन मराठी हमारी यहाँ की लोकल जबान, तो हमको लोकल जबान भी आना चाहिए। लेकिन ये अगर राज ठाकरे के लोग मारते हैं तो वो जुल्म है, जबरदस्ती करते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है, उन्हें करना चाहिए। और अभी मैंने सुना कि अभी 2-3 दिनों में हमारे लोगों ने अपील की है कि मराठी सीखने के लिए ऑनलाइन तुम तो मराठी भी चालू किया। मैं देखा फेसबुक वगैरह में देख रहा हूँ कि मराठी आसान मराठी सिखाई जाए, तो अच्छी बात है। वो मराठी सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, एक दूसरे हर जबान का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये मराठी के नाम पे जो ये जुल्म किया तो उनको मैं कसम से डूबती नाव को एक वो मिल गया है, तिनका मिल गया है कि बचाने के लिए। हम समझते अच्छी की हमारे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वगैरह जो हमारे लोकल है, हम चाहेंगे हम इनकी सपोर्ट करें। और ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हम आपकी आवाम आपके साथ है। आप हिंदी भाषियों को जो जबरदस्ती करोगे तो ये जुल्म होगा। हमको यूपी वाला नहीं बनना है, हमको पूरे इंडिया को लेकर चलना है, पूरी मानवता को लेकर चलना है। तो ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जो मसाइल हैं आपके एरिया में, गली कूचों मोहल्ले में, उन पे बात होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि उन सारी चीजों पे बात, बजाय इसके कि भाषा को लेकर लड़ाई चालू? यहाँ पर जो है महंगाई पे बात होना चाहिए और लोगों की जो पसता हाली है बेरोजगारी पे, उस पर बात होना चाहिए, विकास पे बात होना चाहिए। ये तो मैं तो मुझको लगता है कुछ ये मसला जो है राज ठाकरे का और ये उद्धव ठाकरे का, इसमें मेरे को ऐसा लगता है राज ठाकरे को सुपारी दी गई है कि उद्धव खत्म करने के लिए। सुपारी इस बात की कि जो है उत्तर भारतीयों के या गैर मराठियों को भाषा के नाम पे पीटे? नहीं, वो सुपारी नहीं कि उद्धव ठाकरे का जो है खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से। मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता ये 20 साल में दोनों भाई जो आए एक सगा हुए, बाला साहब ठाकरे ने बहुत कुर्बानी दी इस महाराष्ट्र के लिए। उन्होंने बाला साहब ठाकरे भी तो इस तरह से तो नहीं थे ना कि मराठी के नाम पे ना आए तो पीटना शुरू कर दो। उनकी कौम जो बिछड़ी हुई थी उन्होंने जोड़ के बहुत मेहनत करके आज जैसी देशनी अपोजिशन पार्टी में बड़े नेता सब उन्हीं के पैदा किए हुए हैं। जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये भाषा के नाम पे तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाषा की नहीं, ये कुर्सी की लड़ाई हो रही है। मैं समझता कुर्सी पे कैसे जो लोग मर जाए, कुचल जाए, उनसे उनको कोई फिक्र नहीं है। बस हमको सत्ता में रहना है। अब इससे के लिए अब इनको आपस में देखो, उस दिन हमारे ब्रिज का आपने देखा होगा, ब्रिज के ओपनिंग में शिंदे साहब भी आ रहे थे, अजीत दादा, कोई नहीं आया। वो उन्होंने आके नाम भी बदली कर दिया, सिंदूर रख दिया, कोई मंगलसूत्र रख दिया। एक नाम तो बदलने से तुमको लोगों के अंदर लोगों को तुम उनका क्या फायदा दे सकते हो? हमारे जो जवान आज बेरोजगार हो, हमारे कम से कम इस क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में लोगों को रोजी मिलती, तुम रोजगार क्या दे रहे हो हमको बताइए। महाराष्ट्र में क्या अभी आज किसान भूखे मर रहे, और बच्चों करो वगैरह आंख पे पट्टी मार के निकाला है, मोर्चा निकाला है, तो उनका तुम हेल्प करो। उनको झूठे आश्वासन देते हो, 4-6 महीने उनकी वो करता आगे बढ़ाते हो, फिर उनको ऊपर रास्ते पे लेकर हो। ये जुल्म हो रहा है कि बुनियादी मसाइल पे बात होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि भाषा के नाम पे इस तरह से मार पीट, लड़ाई झगड़ा, लोगों को पीटना, गैर मराठियों पे जुल्म करना किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है। मराठी के नाम पे इस तरह के होना नहीं चाहिए। कोई भी भाषा बोले, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इस तरह की कोई भाषा का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ऐसा है कि ये तो एक सियासी मामला चल रहा है, वरना तो यहाँ हिंदुस्तान, हम 50 साल तो मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, कोई कभी इस तरह का। आपको 50 साल यहाँ हो गए? कभी ऐसा इशू इसके पहले आपने देखा है? जिस सवाल ही नहीं उठता कभी हुआ हो। ये तो सब मिलजुल के रहते थे। और ये हैं आप कहाँ के हैं? आप हम यूपी के हैं। हाँ, यूपी के तो मुझे भी मालूम। यूपी में कहाँ? हाँ, हरिद्वार के पास। अच्छा, हरिद्वार के। कभी ऐसा रहा है कि भाषा के नाम पे जो है आप लोग को जो है इस तरह से टारगेट किया गया हो कि मराठी नहीं आती तो कभी दिक्कत होती है? नहीं, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, नहीं हुआ यहाँ, और आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। हमको हमारी ये तो एक सियासी वो है इनका हथकंडा के दोनों मिलके महाराष्ट्र पे कब्जा कर लें, ऐसा मुमकिन तो गैर मराठियों को निशाना बनाए, बस वही इनकी ये रहेगी और कुछ नहीं है। लेकिन वक्त आएगा नहीं करेंगे ये कुछ भी। ये कामयाब हो पाएंगे इस तरह? नहीं, कभी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि भाषा के नाम पे जो है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इसके अलावा भी बुनियादी मसाइल बहुत सारे हैं जिन पे बात होनी चाहिए? बुनियादी मसाइल को वो उठाते ही नहीं। उन्हें क्या करना है उठा के? उन्हें तो अपना मकसद हल करना है।
बस वो नहीं उठाते। फरीद भाई ऐसा नहीं, जी 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 बोलिए आप। भाषा के नाम पे खाली मुंबई में ही मारेंगे। सरकार को हमारा निवेदन है कि इसको महाराष्ट्र को जो ना ये खाली मुंबई को इसको केंद्र शासित राज्य कर दे, भाषा का नाम ही खत्म हो जाएगा। सारे प्रांत के लोग हैं यहाँ, ताकि मसला ही भाषा का खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। इसको केंद्र शासित राज्य करना चाहिए अमित शाह को के। अच्छा फरीद भाई एक बात बताइए कि जिस तरह से बुनियादी मसाइल हैं आपके इलाके में, आगरीपाड़ा, मदनपुरा, भाईखला, इन सारे ये इलाकों को लेकर जो है नीतीश राणे ने कहा है ना कि दाढ़ी टोपी वाले लोग रहते हैं और यहाँ इनसे मराठी बुलवा के देखो, ऐसा तंज क्यों किया गया? नहीं, वो नफरती है, वो भी उनको डूब गए थे, सूचना ने बात मार के भगा दिया था उन लोगों को, तो बाद में दर बदर भट गए। बाद में बीजेपी ने उनको जगह दी कि तुमको खाली अपनी बात से गंदगी निकालो, गंदगी से निकालना बंद करेगा उनको भी। जैसे सुमित्रा ईरानी का आपने देखा होगा हार गई के बाद, पहले मेन स्पोकमैन थी उनकी, आज कहाँ रही? वापस है वो तुलसी मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हो, तो इनका सब यह हाल होने वाला हो जाएगी कहाँ पर? अभी इनके पिताजी भी अभी है, जहाँ तक बोल रहे हैं वहाँ तो ठीक है, नीतीश के पिताजी वो भी अच्छे इंसान थे, लेकिन लोग अभी गंदगी उनको उनका मतलब मजबूरी हो गई कि उनके मुंह से अपनी गंदगी निकालो और लोगों के अंदर भेदभाव पैदा हो। उन्होंने बहुत कोशिश की है, इतनी गंदगी फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमारी यहाँ की जनता जो है महाराष्ट्र की बहुत समझदार, कितनी भी नेताओं के भड़काव में नहीं आ रही है। अच्छा बुनियादी मसाइल की अगर मैं बात करूं, जिस मैंने एक 10 दिन में जो है कई इलाकों की खाक छानी, आगरीपाड़ा, नागपाड़ा, मदनपुरा, भाईखला, कोई ऐसा इलाका बचा नहीं होगा कि जहां पर मैं नहीं गया और लोगों से क्योंकि गैर मराठियों की तादाद यही सब है ज्यादा। लोग यहाँ पे मसाइल जो रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन मसाइल को छोड़कर भाषा में उलझा के रख दिया गया? मसाइल से उनको मतलब परवाह ही नहीं ना, मसाइल में लोग उलझे भूखे मर जाए उनसे कोई मतलब ही नहीं है उनको। हम अपनी सत्ता कैसी कायम रहे, हम लोगों को लड़ा कर हम कैसे अपनी शाइनिंग में रहे और मीडिया में हमारी वाह होती रहे, हमारा जो उनका जो सुप्रीमो है उनको शाबाशी देता है, उनका बस यही काम है, उसी के लिए कर रहे हो। अभी बच्चों का जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो मोबाइल में, क्योंकि खेलने के स्पोर्ट्स के इतना ग्राउंड वगैरह कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे लोग, और जहाँ मिल रही है तो वो पैसे वालों के लिए मिल रही है। गरीब बच्चों के लिए तो गरीब जो ड्रग्स वगैरह में आ रहे हैं वो खेलने कूदने नहीं, वो खाली बैठते ड्रग्स में उनका ध्यान जा रहा है बच्चों का, समझे ना? आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भाषा के नाम पर इस तरह से किसी पे जुल्म जब्र करना गैर मराठियों पे, उत्तर भारतीयों पे, ये सही है? और फिर दूसरी जगह भी जैसे मद्रास में है तो वहाँ बोलेंगे भाई मद्रासी बोलो, गुजरात में बोलेंगे भाई मराठी को गुजराती में बात करना पड़ेगा, तो ये सब और बढ़ता जाएगा समझो हर जगह। तो ये गलत है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। नीतीश राणे अभी कांग्रेस में थे तो नहीं बोलते थे, अभी जब इसमें आ गए तो बोल रहे, तो वो इसको बुलाया जा मतलब दल बदले तो मिजाज भी बदल जाए समझो, वो बुलाए जा रहे हैं उसको बोलने की, उसका कोई हिम्मत नहीं है समझो। ऐसा नहीं लगता कि हिंदी भाषा ज्यादा बेहतर है कम्युनिकेशन के लिए? नहीं, हिंदी तो एकदम लोगों के खून में रसी बसी है ना। मराठी तो हमारी यहाँ की मतलब लोकल भाषा है महाराष्ट्र की। हिंदी तो मतलब सब हर मजहब के लोग जानते हैं, इंडिया के बाहर भी लोग, अभी हम दुबई सऊदी वगैरह जाते तो पहला बोलते हिंदी है, हिंदी हम लोग इंडियन को हिंदी बोलते हैं लोग, तो मतलब हिंदी तो एक आम भाषा है, उसको सोचलापन उससे नहीं होना चाहिए। भाई मराठी सीखो, मराठी के साथ भी तो मराठी को भी तो नजरअंदाज नहीं किया। हमने मराठी सीखेंगे तो वो ज्यादा कर रहे हो। तुम यहाँ रहते हो, कमाते खाते हो, तो तुमको मराठी का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। भले तुम गुजरात में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, तुमको मराठी का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मराठी हमारी यहाँ की मादरी लोकल जमात है, तो उसको तो रिस्पेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो जुल्म ज्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल, जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप सबसे जो है बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बात रखी। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये इलाका जो है बहुत एक जमाना, एक पुराना इलाका है। और ये जो मेरी तरफ इस तरफ जो देख रहे हैं, ये पुराना हज हाउस है और यहीं से इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। यहाँ से जो है ना हज करने वाले लोग जो है जो पानी की जहाज है उससे जो है हज करने जाते थे। अब तो जो है आप प्लेन से जाते हैं, लेकिन आज भी जो है ये जगह कायम है और ये ऐतिहासिक जगह है। यही वजह रही है कि हमने यहाँ के लोगों का चयन इसलिए किया कि यहाँ पे गैर मराठी भाषियों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, कारोबारियों की तादाद ज्यादा है, छोटे से लेके बड़े कारोबार जो है यहाँ किए जा रहे हैं। और आपने लोगों की बात सुनी, कोई भी इस चीज को लेकर जो है कोई किसी का समर्थन नहीं करता। जी जी बोलिए। अभी रोड पे हटिया बड़ा ये फुटपाथ को निशान कैमरा हमारी है जी। ये 92 दंगे 84 के बाद में यहाँ कोई माइनर इंसिडेंट नहीं हुआ है। 92 दंगे में इससे सेफ और इससे पीसफुल इलाका हमारा कोई, उस तरफ कर्फ्यू था, यहाँ पर 144 भी इस इलाके में हमने लगने नहीं दिया। मालिक का कर्म थे, सब लोगों ने माना था कि इतनी हिफाजत की कि हमने 7-8 हजार लोगों को यहाँ रेस्क्यू करके लाके रखा था। तो ये वो इलाका है, तो यहाँ पे माना था ये पूरा हिंदुस्तान यहाँ जिंदा है। और आज यहाँ गैर मराठी भी तो बहुत है, मराठी है, राजस्थान, ये पंजाब, हर मजहब की लेडीज आपको यहाँ बिजनेस करते हैं हमारे इलाके में मिलेगी। ये पूरा हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। मराठी को लेकर इशू नहीं हुए? कोई इशू नहीं हो, काय को होगा इशू? मराठी भाषा नहीं बोलते? नहीं, वो मसला ही नहीं है ना, यहाँ सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। हमारे फरीद भाई मुंबई अमन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी कमान माशाल्लाह बहुत अच्छी संभाली है। राष्ट्र साहब ने जो कहा ये गलत कहा है, ताकि यहाँ पे हर आवाम
अपना बिजनेस गरीबी रेखा में कमाता खाता है, ये जुल्म करे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब गरीब अपनी रोजी रोटी ला यूपी से कमाने खाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है तादाद जो है गैर मराठियों की बहुत ज्यादा है, छोटे से लेकर बड़े कारोबारी यहाँ है, लेकिन कभी भी इस चीज को लेकर जो है कोई भी, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी इस चीज को जायज नहीं करार देता कि किसी भी गैर मराठी को मराठी भाषा के नाम पर निशाना बनाया जाए। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। क्या ठाकरे ब्रदर्स बाला साहब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या उद्धव और राज ठाकरे हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या सत्ता की चाह में हिंदी का विरोध कर रहे हैं? और ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब हिंदुत्व की हुंकार भरने वाले, हिंदुओं ने नई चेतना जागृत करने वाले, भाषाई पहचान से ऊपर उठकर हिंदुत्व को अपनाने की बात करने वाले, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहने वाले बाला साहब ठाकरे की राह से अलग राज और उद्धव ठाकरे की राह हिंदी भाषा के विरोध वाली राजनीति दिख रही है। राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदी विरोध के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मराठी नहीं बोलने पर आए दिन लोगों की पिटाई कर रहे हैं, कभी कारोबारी कभी रिक्शा ड्राइवर को निशाना बना रहे हैं। बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही भाषा के नाम पर विवाद का नया चैप्टर खोल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि हिंदुत्व के जो हीरो थे क्या वो हिंदी पर जीरो हो गए हैं? गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। काम करोगे तो फिर हमारे से मतलब आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के हीरो थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू होने पर गर्व महसूस करते थे, गर्व से हिंदू हैं कहते थे, हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान कहते थे। लेकिन उन्हीं बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे ने उनकी विचारधारा को ताक पर रखकर हिंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़कर हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया। महाराष्ट्र में विवाद का नया चैप्टर खोल दिया। परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ। हिंदी विरोध पर, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडाई पर, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हो रही पिटाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। हिंदी मराठी के नाम पर बांटने का आरोप लगाया तो बचाव में शिवसेना यूबीटी के नेता मराठी अस्मिता का दांव खेलने लगे, मराठी भाषा की आड़ लेने लगे। महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। मराठी की आड़ लेकर हिंदी विरोध की स्क्रिप्ट तैयार कर जताने बताने की कोशिश होने लगी। महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं बोलने पर विरोध झेलना पड़ेगा। जो मराठी नहीं बोलेगा उसे राज ठाकरे के गुंडों और उद्धव के शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना होगा। तो गुस्सा भड़कने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन अगर कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग फिर? कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं। मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया। देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत और हिंदू विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर दो टूक कहा। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा।
जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं। हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन राज की गुंडागर्दी और उद्धव की हिंदी विरोध वाली सियासत को लेकर सवाल है कि क्या उद्धव और राज बाला साहेब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या वोट के खातिर ठाकरे ब्रदर्स हिंदू और हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी है, महाराष्ट्र में ही रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव नजदीक हैं और मराठी वोटों को एकजुट करने के मकसद से ठाकरे की गुंडागर्दी बढ़ गई है। लेकिन ठाकरे ये भूल गए कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा वोट नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं जिनमें राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ बेहद गुस्सा है। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने लोगों से बातचीत की, सुनिए। इंडिया न्यूज की यह मुहिम रही है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडों के जरिए जिस तरह से गैर मराठियों को शिकार बनाया जा रहा है, उसको लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो इस जुल्म के शिकार होते नजर आते हैं या उसकी जद में नजर आते हैं। तो कई इलाकों से हमने बात किया। उन इलाकों में भाईखला, अग्रीपाड़ा, मदनपुरा, नागपाड़ा, वो सारे इलाके शामिल हैं जहां पे गैर मराठियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और हर सियासी रहनुमा, हर सियासी लीडर चाहता है कि इन वोटों को वो अपनी झोली में हर चुनाव के दौरान जमा कर ले। लेकिन होता यह है कि जब भी चुनाव आता है तो यही सियासी लीडर जो होते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो जुल्म है वो हमेशा से देखने को मिल जाता है और कुछ जुल्म अभी भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मरीन लाइन से में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये जो जुल्म और जबर का सिलसिला शुरू हुआ है, तो 2005 और 6 वाला दौर याद आ गया है जब मनसे को पहला इलेक्शन लड़ना हुआ 2009 में, तो उसके पहले 3-4 साल पहले जो माहौल बनाया गया था गैर मराठियों पे जुल्म सितम करके। देखिए, बाला साहब ठाकरे ने भी यही शुरू किया था जब शिवसेना बनी थी, तो उनको काफ़ी कामयाबी मिली पहले, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप देखिए आज के हालात से शिवसेना की हालत क्या है। मनसे ने भी शुरू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, यही हंगामा करके मार धाड़ करके, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लोगों को एहसास हुआ कि ये गुंडों को बिल्कुल ताकत नहीं देनी चाहिए। तो आज देखिए कि एमएनए साफ हो चुकी है, न एक खासदार, न आमदार, न नगर सेवक, बल्कि ये तो कि राज ठाकरे के लड़के खुद इलेक्शन हार गए। इतनी बुरी हालत पार्टी की है। अब उनको लगता है कि मराठी का इशू आया है तो इस इशू के जरिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ लोगों ने फैसला किया है कि वोट के जरिए इस पार्टी को ख़त्म कर देना है ताकि इनका निशान भी छीन जाए, इनकी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाए। इनका वजूद पूरी तरह से, मतलब अगर ख़त्म करना है तो वोटों का जो हथियार है वो इस्तेमाल करना होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनसे जो है ना वो बिल्कुल वजूद में नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकली नील है। और इनका जो जुल्म ये चाहते हैं कि अपनी इस तरह की पॉलिसी अपना कर लोगों को डरा कर ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन लोगों को ये चाहिए कि इसका जवाब वो वोटिंग के ज़रिए दे, अपने वोटों का इस्तेमाल करके, अपने हक का इस्तेमाल करके और इनके खिलाफ वोटिंग करके इनको उनके ताबड़तोड़ उनको जवाब दें। अच्छा, देखिए 2009 के पहले से जो तमाशेबाजी इसी तरह की हुई थी, बावजूद उसके 2009 में 13 सीटें आई, फिर उसके बाद से इनका सुपड़ा साफ हुआ। बिल्कुल, तो इसी वजह से देखिए कोई भी है, लोग एक हद तक के कोई जुल्म सह सकते हैं और एक आम जनता जानती है कि ये इनकी जो सियासत है ये सिर्फ इसी बात पर है कि लोगों को डराए धमकाए और ज़बान के नाम पर, भाषा के नाम पर उनको अलग अलग करके जुल्म करके, लेकिन लोग अब जान चुके हैं। कहना चाहते हैं आप कि अब लोग जाग गए हैं, अवेयर हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस तरह से जो जुल्म जबर की बुनियाद जो है किसी भी सियासी पार्टी के लिए बेहतर है, या वो आवाम क्या करे जिसके पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ मीरा रोड में, वो एक गैर मराठी को झापड़ मार करके। तो मेरा ये मानना है कि इसका जवाब लड़ाई झगड़े से नहीं, आने वाले दिनों में ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं बीएमसी के, उसके लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं वो लोग। तो हमें भी यही ग्राउंड बनाना चाहिए कि हम मजबूत होकर इनके खिलाफ वोट करें और इन्हें यहाँ से भगाएं। हमें का मतलब आवाम से होता है, जनता से होता है, जो जनता इनकी जद में आ चुकी है। कई लोगों, सिर्फ मीरा रोड ही नहीं बल्कि कई जगहों पे ऑटो रिक्शा से लेके, हाथ गाड़ी से लेके, जो ख्वाजा फरोश होते हैं, जो स्ट्रीट पे लोग होते हैं, कोई तो ऐसा बचा नहीं है। तो अब वो क्या करें, उनके पास तो लड़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है।
उनके पास सिर्फ अपना वोट है एक, और ये वोट की ताकत से मनसे की ज़मीन दोस्त कर सकते हैं, यानी ज़मीन पर लेके आ सकते हैं। और बोलने का मतलब ये है कि उत्तर भारतीय जो है ना, वो मुंबई में काफ़ी तादाद में है, काफ़ी बोले तो काफ़ी तादाद में है, और वो अपना मतलब यानी एक उनके पास क्या वोटों का तो जो चुनाव का जो समीकरण पूरा है वो तो वहीं से तय होता है, उन्हीं से तय होता है। हाँ, तो उन्हीं से तय होता है, और वो अपनी ताकत ये टाइम पर 4 महीने में दिखाएंगे ज़रूर, और इनको एकदम ज़मीन दोस्त कर देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता है, कम रहता है। अगर ये हम लोग जागरूक होकर सब लोगों को ये चीज़ का एक मैसेज फैलाए कि हमारे वोट की कीमत क्या है, हमको घर से निकल के हमारा वोट और हमारा अधिकार को इख्तियार करना चाहिए, हमको वोट डालना चाहिए, वरना आगे आने वाले वक्तों में हमारे को और भी दबाया जा सकता है। फिर हम किसके पास जाएंगे सर? हम वोट का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे को वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे घर के एक एक अफराद को निकल के वोट डालना चाहिए, हमारे राइट का इस्तेमाल करना चाहिए सर। आप क्या कहना चाहेंगे? एट दी एंड वोट ही है सर, क्योंकि बुरे के बुरा करने से बुराई जब बढ़ती, जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, तो ये जो अच्छे अच्छे लोग अपने घर में पॉलिटिक्स से अपनी दूरी बनाते हैं, ये सिर्फ एटलीस्ट इलेक्शन वाले दिन उतर के अपने वोट कास्ट करे, भारी मात्रा में वोट कास्ट करे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पॉलिटिशियंस नहीं है सर, ये गुंडे और कॉमेडियंस है। ये भरी सभा में मिमिक्री करना और ये हाउस गलियों पे कब्जा करके तो अपनी पार्टी ऑफिस बनाते हैं, तो ये क्या देश का भला करेंगे? तो इनसे अगर निजात चाहिए और छुटकारा चाहिए तो आपको भारी मात्रा में वोटिंग के डे पे उतरना पड़ेगा, और हम यूथ को तैयार करेंगे इस बार कि आप उतरे और कैंपेन करें इलेक्शन से 1-2 महीना पहले, कि अपनी आवाम को जगाएं कि वोट की ताकत क्या होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी से बात करने के लिए कि आपने सुना लोगों की बातचीत है, और बातचीत में जो बातें सामने निकल कर आई हैं उनमें सबसे अहम यही रहा है कि वोटों का जो आपका ज़ख़ीरा है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको खुद सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।